Hello everyone, welcome back to Big Academy. This is Swapnanil back with another video on current affairs. ठीक है, तो आज हम फिर से विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल which are very important for your examinations. ठीक है, so without any further delay we'll start the class. Let us begin. Let us look at today's index. ठीक है, so now topics that we'll discuss today. Firstly, the World Inequality Report for the year 2026 जो 2025 का डेटा दिखाएगा 26 में. ठीक है, we'll talk about the emerging conflict over space spectrum access. We'll talk about the Australia's new social media law जिसमें उन्होंने एक मिनिमम एज दे दिया सोशल मीडिया के लिए. ठीक है, we'll also talk about an incident that took place in the Caribbean Sea and also the situation regarding the maritime issue with Venezuela. ठीक है, let us start. Firstly, the World Inequality Report of 2026. Now what does this report say? ठीक है, ये रिपोर्ट होता क्या है, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? दिस वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब. ठीक है, और ये क्या बताता है ये रिपोर्ट? पूरे ग्लोब का, विच इंक्लूड्स इंडिया एज वेल. ठीक है, मतलब पूरे दुनिया में, हमारे देश में इनकम और वेल्थ का इनइक्वालिटी कितना है उसके बारे में रिपोर्ट बताता है. इनकम और वेल्थ का इनइक्वालिटी मतलब अब कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, कुछ लोगों के पास बेसिक नीड्स का पैसा भी नहीं होता. कुछ लोग महीने में 2-4 हज़ार रुपए कमाते हैं, कुछ लोग महीने में लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं. दैट इज एन इनइक्वालिटी, राइट? इट इज एन इनइक्वालिटी इन द इनकम एंड द वेल्थ. तो दैट इज व्हाट इज स्टडीड बाय दिस रिपोर्ट. ठीक है, अब इंडिया जो है अनफॉर्चुनेटली इट इज अमंग द मोस्ट अनइक्वल मेजर इकोनॉमीज ग्लोबली, बिकॉज इंडिया नाउ इज अ मेजर इकोनॉमी. बहुत बड़ा इकोनॉमी बन गया इंडिया अभी एट अ ग्लोबल लेवल, बट स्टिल इट इज अ वेरी अनइक्वल इकोनॉमी. व्हाई? बिकॉज ये इनकम वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है. इंडिया में कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर है, कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब. तो इक्वालिटी थोड़ा कम है इसमें इंडिया. प्लस जेंडर इनकम गैप्स का भी बात होता है कि जेंडर वाइज इनकम और वेल्थ में कैसा इनइक्वालिटी है. ठीक है, अब यहाँ पे women earn about 61% of men's hourly wages and receive only 25% of global labor income. मतलब पूरे दुनिया में लेबर 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 का मतलब ये मत समझना कि बस जो मजदूर होता है वो लेबर होता है, नहीं. इवन आई एम टीचिंग यू हियर, आई एम आल्सो डूइंग अ लेबर. एनी काइंड ऑफ वर्क इज अ लेबर. तो पूरे दुनिया में लेबर का जो इनकम होता है, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज को पैसा देने में जितना खर्चा होता है पूरी दुनिया में, उसमें से बस 25% ही औरतों के जेब में जाता है. और एक आदमी का, एक मर्द का 1 घंटे का जो कमाई है उसका बस 61% ही एक औरत कमाती है 1 घंटे में. मतलब 1 घंटे में अगर एक मर्द 100 रुपीज कमा रहा है तो एक औरत 1 घंटे में बस 61 रुपीज ही कमा रही है, एक मर्द से 39 रुपीज लेस, इवन दो दे आर डूइंग द सेम एंड इक्वल वर्क. अब इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं 2024 टू 25 का जो ईयर स्पैन है उसमें देखूं, उसमें दिक्कत ये हुआ है कि हमारे देश के जो टॉप 10% अर्नर्स है, पैसे कमाने वाले जो टॉप 10% लोग हैं, उनके पास पूरे देश के इनकम का 58% उन्हीं के पास है. मतलब देश में जो पैसा इनकम हो रहा है उसमें से 58% ऊपर के 10% लोग ही कमाते हैं, और जो नीचे के 50% लोग हैं दे आर अर्निंग ओनली 15%. मतलब देश में अगर 100 रुपए का कमाई हो रहा है उसमें से बस 15 रुपए देश के बॉटम 50% अर्नर्स को मिलता है. तो इनइक्वालिटी इज वेरी वेरी हाई. ठीक है, इंडिया का जो इनइक्वालिटी है वो ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ कंपेरेबल है. ब्राजील और साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही टाइप का इनइक्वालिटी होता है. ठीक है, ऊपर से 1990 में जो लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, उससे ये इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ गई. क्यों? अब लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ इंडिया में. प्राइवेट पार्टीज, प्राइवेट प्लेयर्स, दे इंक्रीज इन द इकोनॉमी. जो प्राइवेट कंपनीज के मालिक थे उन्होंने और दबा के पैसा छापना शुरू किया. दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी. बट जो नीचे का लेवल है, जो एम्प्लॉय बेस है, उनको उतना पैसा नहीं मिलता. तो लिबरलाइजेशन के बाद ये गैप और ज्यादा बढ़ गया है. ठीक है,
टॉप 1% इनकम शेयर अमंग द हाईएस्ट ग्लोबली, मतलब हमारे देश का टॉप 1%, मतलब पैसे कमाने वालों में से जो टॉप 1% पैसे कमाने वाले हैं, उनका जो शेयर है ना हमारे देश के इनकम में, वो पूरे ग्लोब में वन ऑफ द हाईएस्ट शेयर्स है। तो इनइक्वालिटी इस लेवल पे, इस कदर पे है हमारे देश में। नाउ इनइक्वालिटी ये इनकम का हो गया, अब वेल्थ का देखते हैं। ठीक है, हमारे देश में जो टोटल वेल्थ है, ठीक है, देश में जो टोटल पैसा जमा किया हुआ है, उसमें से 40%, 40%, ठीक है, 4/10 बेसिकली, ये देश के सिर्फ टॉप 1% लोगों के हाथ में ही है। उसके अलावा जो नीचे के जो टॉप 10% है, टॉप 10% के पास 65% है। मतलब देश के जो टॉप 10% रिच लोग हैं, उनके पास देश का 65% वेल्थ है। मतलब जो बाकी के 90% बचते हैं, उनके लिए बस 35% वेल्थ ही बचता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी वी हैव हियर। 1961 में ये इनइक्वालिटी 45% का था। बढ़ते 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 ये जो मैं बता रहा हूँ कि टॉप 10% के पास 65% पैसा है, 1961 में देश के टॉप 10% के पास 45% पैसा था। बढ़ते 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 आज के दिन में देश के टॉप 10% अमीर लोगों के पास देश का 65% पैसा है। इट्स ए ह्यूज इंक्रीज। और इससे क्या हो रहा है, जो बॉटम के 50% अर्नर्स है, उनके पास वेल्थ एकदम नेग्लिजिबल बच जाता है। क्योंकि सोचो ना, 10% ही 65% ले जा रहा है, तो नीचे के 95% के लिए, तो 90% के लिए तो बस 35% ही बचा ना। उसमें से भी 90% में से 40% चले हटा दो, जो बाकी के आखिरी के 50% बचेंगे, उनके पास तो ना के बराबर वेल्थ बच जाएगा, कुछ ही नहीं बचेगा। एंड अपवर्ड मोबिलिटी नहीं है। ठीक है, सोसाइटी में अपवर्ड मोबिलिटी नहीं है। कि हो क्या रहा है कि जो वेल्थ स्टेटस में नीचे है वो नीचे ही रह जा रहा है, वो ऊपर नहीं जा पा रहा। देन अभी ग्लोबल कंपैरिजन देखते हैं। इंडिया का जो इनकम इनइक्वालिटी है, ज्यादा तो है बट कुछ देशों से कम भी है। जैसे ब्राजील और साउथ अफ्रीका के करीब जा रहा है इंडिया अभी तो, एज आई सेड, बट अभी भी उनके जितना खतरनाक हालत हुआ नहीं है। ब्राजील में देश के टॉप 10% अमीर लोगों के पास देश का 85.6% पैसा है, और साउथ अफ्रीका के टॉप 10% अर्नर्स के पास देश का 79.7% पैसा है। इंडिया अभी तक उस कदर तक गया तो नहीं है, बट इट इज स्लोली बिकमिंग कंपेरेबल टू दिस कंट्रीज। अब लेकिन दिक्कत यह है कि जो इनकम, ये वेल्थ इनइक्वालिटी का बात कर रहा हूं, बट जो इनकम इनइक्वालिटी है, पैसे कमाने का इनइक्वालिटी, वो तो इंडिया का यूएस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका सबसे खराब हालत में। और इंडिया के टॉप 1% का जो इनकम में शेयर है ना, दैट इज 50% मोर देन द 1% टॉप अर्नर्स ऑफ चाइना। मतलब चाइना के टॉप 1% लोग जो पैसा कमाते हैं, उससे 50% ज्यादा पैसा इंडिया के टॉप 1% रिच पर्सन कमाते हैं। अब रिस्क ये है कि इनकम इनइक्वालिटी अगर बढ़ गया ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा हो जाएगा, कि देश का सारा पैसा बस एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल के हाथों में, लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और बाकी के लोग बिना पैसे के रास्ते पे रह जाएंगे। दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग इशू। अब ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक एक कंपैरिजन करते हैं, चाइना और वियतनाम से। वी विल टेक द एविडेंस। ठीक है, सस्टेन ग्रोथ सपोर्टेड बाय इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स एंड सोशल प्रोटेक्शन। मतलब चाइना और वियतनाम ने क्या किया, ग्रोथ तो किया, कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, जीडीपी बढ़ाया, सब किया, बट अलोंग विद दैट दे डिड ह्यूमन डेवलपमेंट एज वेल। देखो, ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा है। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव वैल्यू, एक नंबर है, बट डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव वैल्यू, बिकॉज डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर देश में बस दो तीन लोग मिलके ही करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा कमाने लग जाएंगे, तो वो जीडीपी में एडअप होकर जीडीपी को बढ़ाता रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तीन लोग कमा रहे हैं, इसका मतलब पूरा देश कमा रहा है। डेवलपमेंट तभी होगा when everyone in this country will have proper access to a good quality of life। ठीक है, चाइना और वियतनाम में यही हुआ है, ग्रोथ तो हुआ है, उसके साथ साथ दे डिड डेवलपमेंट ऑल्सो। हेल्थ स्ट्रक्चर बढ़ाया,
एडुकेशन बेटर किया, लोगों को सोशली प्रोटेक्ट किया, लोगों को स्किल का ट्रेनिंग दिया। अब इंडिया में कौन से स्टेट्स है जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्ट्रांग है, जहां पे ग्रोथ के साथ साथ लोगों का डेवलपमेंट भी हो रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो रहा है? केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, दीज आर सम स्टेट्स जिसमें ग्रोथ के साथ साथ लोगों का खुद का डेवलपमेंट भी हो रहा है। अब इंडिया ने लाइक फॉर डेकेड्स दे हैव मेंटेन्ड 7% से भी ज्यादा का जीएसडीपी, ठीक है? बट अब कुछ कुछ स्टेट्स है जहां पे एचडीआई थोड़ा कम है, ह्यूमन डेवलपमेंट कम है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा। लिबरलाइजेशन के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट में जो ग्रोथ होना था, ह्यूमन डेवलपमेंट का ग्रोथ लिबरलाइजेशन के बाद 5% से भी कम हो गया, क्योंकि सारा पैसा एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने लगा। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर ग्रोथ करना है ना तो ह्यूमन डेवलपमेंट होना पड़ेगा। जब डेवलपमेंट होगा, व्हेन एवरीबॉडी विल बी एजुकेटेड, जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, जितने ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे, दे विल सप्लाई मोर प्रोडक्शन टू द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन होगा देयर विल बी इवन मोर ग्रोथ। ग्रोथ हैज टू बी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब ऐसा नहीं कि ग्रोथ के नाम पे बस कुछ 4-5 लोगों का ही जेब भरा जा रहा है। इट शुड बी इंक्लूसिव, इट शुड इंक्लूड एवरीवन, कि आगे बढ़ रहे हैं तो सब लोग मिलके आगे बढ़ रहे हैं। नाउ ये इनइक्वालिटी कम कैसे हो सकता है? स्किलिंग को बेटर करो, लोगों के एजुकेशन को बेटर करो, ताकि लोग पढ़ लिख के अच्छा बन पाए, पैसा कमाने लायक बन। बस कंप्लेन करने से तो होगा नहीं कि हमें पैसे कम मिलते हैं, कमाने लायक भी बनना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड टू बी एजुकेटेड, यू नीड टू बी स्किल्ड, एंड गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ दैट। लेबर को फॉर्मलाइज करो विद द हेल्प ऑफ ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमएसएमईज, इनमें के लिए लेबर को फॉर्मलाइज करो। जैसे लेबर फॉर्मलाइज, इनफॉर्मल लेबर को क्या किया जाता है, जो तो एक छोटा सा अमाउंट पकड़ा दिया जाता है, देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर दैट, तो ना के बराबर पैसा जाता है लोगों के हाथ। बट इन फॉर्मल लेबर एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, और लॉज के मुताबिक एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, सो दैट यू हैव गुड वेल्थ इन योर हैंड्स। उसके अलावा डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट कैसे होगा? हेल्थ, न्यूट्रिशन, खाना, अच्छा खाना, रहने के लिए अच्छा घर, जब ये सब मिलेगा लोगों को तभी जाके लोग अपना वेल्थ बढ़ा पाएंगे। फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। औरतों का शेयर इनकम में इसीलिए कम है क्योंकि औरतें कम काम कर रही है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। जो स्टिग्मास थे, सोशल स्टिग्मास थे रिगार्डिंग फीमेल्स वर्किंग आउटसाइड देयर होम्स, इट शुड नाउ गो अवे, इट्स हाई टाइम। प्लस अर्बन रूरल डिस्पैरिटी कम करो। अर्बन एरियाज में बहुत डेवलपमेंट है, वहां दबा के पैसा छापते हैं लोग। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वहां कुछ नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, मेक द रूरल एरियाज एट पार विद द अर्बन एरियाज, सो दैट इवन द रूरल पीपल कैन, क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी तो है, रूरल लोग पैसा कमा ही नहीं पा रहे, अर्बन वाले पैसे पे पैसा कमा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है। रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो रूरल लोग भी ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। नाउ coming to the space spectrum conflict, the next point of news, let's have a look. Rapid expansion of the LEO satellite, ठीक है? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि LEO यानी जो लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो है, मेगा कॉन्स्टिलेशंस, इसका रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है। सैटेलाइट्स आर गेटिंग रैपिडली एक्सपेंडेड। मतलब अर्थ के दो ऑर्बिट्स होते हैं, एक LEO, एक GEO। विल लुक एट इट। LEO एक लोअर ऑर्बिट है, मतलब अर्थ के सरफेस के थोड़ा पास, एंड GEO एक हायर ऑर्बिट है, वो अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर है। तो लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, और सैटेलाइट्स जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो होता क्या है कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दोनों का सिग्नल एक दूसरे के रास्ते में आने लगता है। विल सी व्हाट हैपेंस, थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट। अब देखो एक स्पेक्ट्रम होता है ना, देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स दैट दिस सैटेलाइट्स यूज टू ट्रांसमिट देयर सिग्नल टू द अर्थ, बट द स्पेक्ट्रम इज लिमिटेड, और मैं सैटेलाइट्स हजारों रख दूंगा एक जगह पे, तो सैटेलाइट्स के बीच में आपस में वो हो जाएगा कि भाई हु विल ट्रांसमिट द सिग्नल। अब कंसर्न्स क्या है? एक तो कंजेशन, कि भाई बहुत सारे सैटेलाइट एक जगह पे आके बैठ जाएंगे, देयर विल बी इंटरफेरेंस। एक सिग्नल भेज रहा है, इतने सारे सैटेलाइट एक साथ एक जगह पे बैठ जाएंगे आके, तो सबका सिग्नल एक दूसरे से टकराने लगेगा ना, देयर विल बी इंटरफेरेंस इन द सिग्नल वेव्स, डेब्री होगा, सैटेलाइट खराब हो जाते हैं, कचरा बन जाते हैं थोड़े टाइम में, दे बिकम डेब्री। एक ही जगह पे इतने सैटेलाइट होंगे, उस वो पूरा का पूरा एरिया स्पेस में डेब्री से भर जाएगा, गवर्नेंस गैप होने लगेगा फिर, क्योंकि सैटेलाइट्स अगर ढंग से ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएंगे सिग्नल,
तो सरकार को प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा, द एजेंसीज विल नॉट गेट इंफॉर्मेशन। अब ये दिक्कत हो क्यों रहा है? जो प्राइवेट ब्रॉडबैंड है, प्राइवेट ब्रॉडबैंड जो सैटेलाइट यूज कर रहे हैं ना नेटवर्क वगैरह के लिए, ये इतना ज्यादा बढ़ गया है वहां पे कि बिकॉज ऑफ दिस वी आर गेटिंग प्रॉब्लम्स। अब देखो सैटेलाइट जो होते हैं ना, ये एज आई सेड ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो रेडियो वेव्स होते हैं, सैटेलाइट रेडियो वेव्स पे डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज रेडियो वेव्स के थ्रू ही सैटेलाइट अपना इंफॉर्मेशन रिले करते हैं टू द अर्थ। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि रेडियो वेव्स आर फाइनाइट, इनफाइनाइट वेव्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, रेडियो वेव्स आर फाइनाइट, एंड जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है और जो ऑर्बिट है, ये अब बढ़ता जा रहा है, जगह नहीं बच रहा है यहाँ पे। इट्स अ वेरी बिग इशू। अब जो नेशनल रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब हर कंट्री का एक खुद के कुछ रेगुलेटर्स होते हैं ना, जो बेसिकली लाइसेंसिंग करते हैं कि किसको स्पेक्ट्रम का लाइसेंस मिलेगा, हु विल गेट द परमिशन टू ऑपरेट अ सैटेलाइट इन स्पेस। अब प्राइवेट कंपनीज का क्या है कि प्राइवेट कंपनीज आर लाइक दे आर इजीली, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ज्यादा हो गया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इट हैज बिकम वेरी इजी टू मेक अ सैटेलाइट एंड सेंड इट टू द ऑर्बिट। ठीक है, अभी सोचना नहीं पड़ता उसके लिए उतना, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। एंड प्राइवेट कंपनीज आर डोमिनेटिंग द एलईओ नाउ, बिकॉज लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज उनको इजीली लाइसेंस मिल जा रहा है, दे हैव गुड टेक्नोलॉजी एज वेल, तो इजीली ये लोग सैटेलाइट पे सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं और एलईओ भरा जा रहा है। ये देखो दुनिया भर के सैटेलाइट्स सब एक ही जगह से भेजते हैं सिग्नल अपना, ये फंस जाता है सिग्नल बीच में, जैमिंग हो जाता है। नाउ द ऑर्बिट्स वी टॉक्ड अबाउट, द लोअर अर्थ ऑर्बिट, एलईओ, उसका ऑल्टीट्यूड कितना है? ऑल्टीट्यूड मींस हाइट। लोअर अर्थ ऑर्बिट अर्थ से 160 टू 2000 किलोमीटर ऊपर है अर्थ के सरफेस। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट है ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं, ये अर्थ का चक्कर 90 टू 120 मिनट्स के अंदर मार लेते हैं। ठीक है, इनका लेटेंसी कम होता है, लेटेंसी कम होता है एज इन ये ज्यादा दूर तक सिग्नल नहीं भेज पाते, वाइड सिग्नल नहीं भेजते बहुत, ब्रॉडबैंड के लिए ठीक है, एक कुछ एरियाज में भेजेगा सिग्नल। ठीक है, लार्ज कॉन्स्टिलेशन होते हैं, मतलब बहुत सैटेलाइट्स होते हैं, और एक कंजेशन और डेब्री का इश्यू हो जाता है। कंजेशन और डेब्री का इश्यू क्यों? क्योंकि अर्थ के बहुत पास है, सैटेलाइट वहां पे रख देना बहुत इजी है, दूर के ऑर्बिट तक जाना तो मुश्किल है, बट पास के ऑर्बिट पे सैटेलाइट ले जाके रख देना बहुत ज्यादा इजी है। एक साथ जब बहुत सारे सैटेलाइट्स आ जाएंगे तो वहां पे कंजेशन का रिस्क हो जाता है। देन वी हैव द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, द जीईओ, जियो। ठीक है, इसका ऑल्टीट्यूड कितना है? ये हमारे इक्वेटर से 35,786 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स घूमते हैं ना, वो अगर हम अर्थ से देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो रुका हुआ है। ऐसा हमें क्यों लगता है? क्योंकि वो अर्थ के स्पीड के साथ साथ ही इक्वल स्पीड में मूव होता रहता है, हमारे साथ साथ मूव होता रहता है, इसलिए हमें लगता है कि वो एक ही जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, इसका कवरेज बहुत वाइड होता है। जो एलईओ सैटेलाइट्स होते हैं इनका कवरेज बहुत छोटा है, छोटे एरिया के लिए। इनका कवरेज बहुत ही ज्यादा वाइड होता है, एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, एक ही सैटेलाइट से। इनका यूज किन चीजों के लिए होता है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमें एक बहुत बड़े मैं इंडिया से बैठ के यूएस कॉल लगाऊंगा, इट्स अ वेरी बिग एरिया आई एम कवरिंग, राइट। वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, इनका लेटेंसी भी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस ज्यादा है, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। नाउ अब स्पेस स्पेक्ट्रम में इश्यूज क्या है? सबसे पहला कि स्पेक्ट्रम का स्कार्सिटी है, इतना जगह है ही नहीं रेडियो वेव्स में कि हम और सिग्नल भेजते रह पाए। इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम, सभी लोग एक जगह से सिग्नल भेज रहे हैं, एक हॉचपॉच हो जाता है, सिग्नल्स इंटरफेयर विद ईच अदर। ऑर्बिट में कंजेशन हो रहा है और स्पेस डेब्री का रिस्क हो रहा है। कंजेशन मतलब भीड़ हो रहा है, जैसे रास्ते में बहुत गाड़ियां हो जाएंगी तो कंजेशन हो जाएगा। सिमिलरली ऑर्बिट में अगर बहुत सारे सैटेलाइट्स हो जाएंगे तो ऑर्बिट में कंजेशन हो जाएगा। उसके साथ साथ देयर इज रिस्क ऑफ स्पेस डेब्री, यानी ये जो सैटेलाइट्स है, ये जो कचरा बन जाएंगे, यूज का नहीं रहेंगे, तो अब इनको वापस तो लाने वाले हैं नहीं, स्पेस में डेब्री बन के रह जाएगा ये। अब दिक्कत ये है कि एक डिबेट अब हो गया है कि सरकार को सरकार को लाइसेंसिंग ऑक्शन के बेसिस पे ही कर देना चाहिए कि नहीं भाई वो ज्यादा पैसे दे रहा है ऑक्शन में, मैं लाइसेंस दे दूंगा उसको। इससे क्या होता है? पैसों के चक्कर में बहुत लोग लाइसेंस लेके हजारों सैटेलाइट भेज देते हैं,
और शुड इट बी एडमिनिस्ट्रेटिव, कि नहीं देयर शुड बी अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, देयर शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अगर ऐसा सीन हो रहा है कि वहां पे बढ़ रहा है द डेब्री एंड कंजेशन, देन द लाइसेंसिंग शुड बी लिमिटेड। तो देयर इज अ डिबेट ऑन दैट। उसके बाद एक डिजिटल डिवाइड है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये ज्यादा डिजिटल जो हो रहे हो इसका कॉन्सिक्वेंस खराब होगा। कुछ लोग कहते हैं कि चीजों को और डिजिटल करने के लिए ये जरूरी है। प्लस नेशनल सिक्योरिटी का भी एक बात आ जाता है, बिकॉज सैटेलाइट्स हेल्प आवर सिक्योरिटी एजेंसीज विद इमेजिंग विच दे गेट फ्रॉम स्पेस। अब अगर उनके इमेजिंग में इंटरफेरेंस होने लग गया बिकॉज ऑफ जैमिंग विद सम अदर सैटेलाइट, उससे क्या होगा, हमें टाइम पे इमेज ना मिलने की वजह से मुसीबत भी आ सकती है। मान लो सिक्योरिटी एजेंसी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी, वो इमेज उनको मिली ही नहीं बिकॉज ऑफ सिंगल इंटरफेरेंस, और कांड हो गया, उनको पता भी नहीं चला। उसके अलावा एक टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत है। अगर कंजेशन कम करना है ना स्पेस में, तो उसके टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन है ना, एलईओ सिस्टम्स, मतलब लोअर ऑर्बिट में जितने भी सिस्टम्स है उसके कोऑर्डिनेशन को बेटर करो, कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, टू मेक श्योर कि आप लोग सब मिलके इतने सैटेलाइट्स भेज रहे हो जितने होने चाहिए, ना ज्यादा ना कम, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंजेशन। प्लस हाइब्रिड एलोकेशन करो, कि मार्केट में एलोकेट करो तो लाइसेंस जरूर सैटेलाइट के लिए, वो तो करना ही पड़ेगा बिकॉज वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड, बट देयर शुड बी सम सेफ्टी रेगुलेशंस एज वेल, कि भाई अब ज्यादा हो रहा है ऊपर, अभी हम थोड़े टाइम के लिए लिमिट कर देंगे लाइसेंसेस को, देयर शुड बी सम रेगुलेशंस। प्लस कोलिजन अवॉइडेंस, सैटेलाइट अगर बहुत सारे हो गए तो देयर इज अ चांस कि कोलाइड हो सकते हैं वो आसपास, तो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को बेटर करना। फिर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि उनको टेक्नोलॉजिकल एक्सेस मिले टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्लस सैटेलाइट लोकेशन की ट्रांसपेरेंसी, कंट्री शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द लोकेशन ऑफ देयर सैटेलाइट्स, सैटेलाइट कहाँ है, कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है। एंड एक इंश्योरेंस मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर डेब्री फैलता है तो उस डेब्री को मिटिगेट कैसे करें, देयर शुड बी एन इंश्योरेंस मैकेनिज्म फॉर दैट। इंश्योरेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, इंश्योरेंस मींस एनीथिंग कि मुसीबत के टाइम पे जो आपको बचाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया लॉ। ऑस्ट्रेलिया ने एक नया नियम लाया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अब से सोशल मीडिया बैन है। द नेम ऑफ दिस लॉ दैट ऑस्ट्रेलिया इंट्रोड्यूस्ड इज द ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट। ठीक है, और जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स है उनको बोल दिया है, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी है, उनको बोल दिया है कि अगर 16 साल से कोई कम का कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया से अगर अकाउंट खोले, उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दो, उनको खुलने मत दो, अगर कोई है तो उसको भी ब्लॉक कर दो। ये एकमात्र और पहला कंट्री है, इज द फर्स्ट कंट्री जिसने ऐसा किसी तरह का सोशल मीडिया बैन लगाया है। अब इंडिया के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया कैसा रूट ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड बैन, कि मैं बंद ही कर दूंगा। और एज गेटिंग कर रहा है कि एक पर्टिकुलर एज को गेट कीप करके रख रहा है कि ये पर्टिकुलर एज अभी नहीं जा सकता सोशल मीडिया, उसके लिए सोशल मीडिया के दरवाजे बंद। प्लस पेनल्टीज बहुत हेवी लगाता है। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन फर्स्ट अप्रोच, कि भाई मेरे लिए सबसे पहले प्रोटेक्शन है, बाकी सब डेवलपमेंट एडवर्टीजमेंट बाद में, मेरे लिए प्रोटेक्शन सबसे पहले है। और पेनल्टीज बहुत हैवी है ऑस्ट्रेलिया की, अगर किसी कंपनी ने कोई गलती यहाँ की या फिर किसी ने इलीगली कोई अकाउंट खोला तो पकड़े जाने पे सही से पेनल्टी लेगी। इंडिया ऑन दी अदर हैंड एक कंसेंट बेस्ड मॉडल लेता है, कि अगर द यूजर इज कंसेंटिंग टू गिव हिज इंफॉर्मेशन टू सोशल मीडिया, वो चाहे किसी भी एज का हो, वो सोशल मीडिया अकाउंट खोल सकता है। अदर इंडिया का मेन फोकस किस पे है, बैन वगैरह पे नहीं, इंडिया से इसकी नहीं, सबको यूज करने दो, बट इंडिया का फोकस है कि सबको डेटा प्रोटेक्शन मिले, कि जो भी डेटा या एड्स के थ्रू जो डेटा हमारा जा रहा है वो डेटा प्रोटेक्टेड रहे, वो डेटा कभी किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए, ताकि हम फंस जाए फिर। एंड यहाँ पे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म्स एनेबल कॉन्सेंट, की अगर बच्चा है तो कोई पेरेंटल कॉन्सेंट होगा, कि पेरेंट्स का एक जगह होगा आई एग्री बोल के टर्म्स एंड कंडीशंस, वो बच्चा पेरेंट्स से करवाएगा, पेरेंट्स ने एग्री कर दिया तो हो जाए। और ऐसा कोई बैन वैन का यहाँ सीन है नहीं।
देयर इज नो आउटराइट बैन। अब इसके बेनिफिट्स और ग्लोबल वो देखते हैं। देखो, सोशल मीडिया एडिक्शन कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। इन टूडेज वर्ल्ड इफ यू सी, यंगस्टर्स आर बिकमिंग अटेंशन डेफिशिएंट। वो 1-2 घंटे की मूवी आजकल एक दिन में नहीं देख पाते। क्यों? बिकॉज रील्स का एडिक्शन हो गया। 10 सेकंड में एक रील गया, दूसरा रील आ गया, दूसरा रील गया, तीसरा रील आ गया। तो पीपल आर अनेबल टू व्हाट टू से, दे आर अनेबल टू स्टिक टू वन थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एडिक्शन हो गया है। ऐसा टाइप के जो हार्मफुल एडिक्शन होते हैं सोशल मीडिया से, चिल्ड्रन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच हार्मफुल एडिक्शंस अगर ऐसा टाइप का बैन हो तो। ठीक है। बट जो बिग टेक कंपनीज है उनके लिए सीरियस मैटर है। क्यों? बिकॉज द यंग पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग यूजर बेस फॉर दिस बिग टेक कंपनीज। उनको बैन कर देना मतलब द बिग टेक कंपनीज विल लूज आउट ऑन अ वेरी ह्यूज ह्यूज यूजर बेस फॉर देयर प्लेटफॉर्म्स। अब उसके बाद इससे क्या होगा, अगर ऐसा बैन का सिस्टम हुआ तो एज वेरिफिकेशन बेटर हो जाएगा। क्योंकि यार, अगर ऐसा नहीं है कि भाई तुम डुप्लीकेट लिख दोगे आई एम 16+ एंड आई कैन स्टार्ट डूइंग, नो, यू विल हैव टू गिव अ प्रॉपर एज वेरिफिकेशन एंड प्रूफ टू शो दैट यू आर 16+ एंड यू कैन डू। ठीक है। एंड द डिजाइन विल बी सेफर, है ना? ये कोई बच्चे को हार्म करते वो पॉसिबिलिटी होगा नहीं। अब यहाँ पे ग्लोबल इफेक्ट ये हुआ है कि मेनी अदर कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, फ्रांस, स्पेन, साउथ कोरिया, ये लोग भी अभी सिमिलर लॉस, इसको देख के ये लोग भी अब सिमिलर लॉ स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ लाया जा सकता है क्या। ठीक है। अब इससे क्या हो सकता है कि चाइल्ड सेफ्टी का ऑनलाइन एक ट्रेंड बन सकता है। तो चाइल्ड सेफ्टी प्रमोट करने के लिए ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि चिल्ड्रन को हार्म, बच्चों को हार्म होता है सोशल मीडिया से, गलत संगति में पड़ जाते हैं, गलत चीजें सीख लेते हैं, या फिर अटेंशन डिफिशिएट हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है, मेन चीजों से दिमाग भटक जाता है। अब इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस क्या है? देखिए, इंडिया में ना बच्चों को इन सब चीजों के लिए साइबर बुलिंग फेस करना पड़ता है। कुछ कुछ लोग एक्सप्लॉइट भी हो जाते हैं, मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉइटेशन, एनीवे, मॉनेटरी हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो सकता है। प्लस एक स्क्रीन एडिक्शन हो जाता है कि रील देखते रहो पूरे दिन। वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। प्लस कंसेंट वेरिफिकेशन अनक्लियर है। ऐसा कुछ नहीं है कि पेरेंटल कंसेंट चाहिए तो पेरेंट ही दबा रहा है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा पेरेंट का खुद ही टिक कर देता है, वो अनक्लियर है वो। प्लस पेरेंटल अंडरस्टैंडिंग में डिजिटल डिवाइड है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को फेसबुक चलाने दो। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, माय चाइल्ड शुड नॉट यूज ऑल दिस टू अ पर्टिकुलर एज। बट जो रेगुलेटरी कैपेसिटी है, जो रेगुलेशन का सिस्टम है इंडिया में इस चीज को, वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है। ऐसा एक सोशल मीडिया रेगुलेशन अभी तक इंडिया में प्रॉपर्ली आया नहीं है। इसके अलावा ये है कि जो ये सर्वेलेंस है, क्योंकि देखो, अगर इंडिया ने बैन लगाया तो इंडिया को एक सर्वेलेंस भी रखना पड़ेगा ना, टू मेक श्योर कि 16 साल का कोई एक्चुअली खोल रहा है कि नहीं। वो सर्वेलेंस इंडिया में काफी पुअर है करंटली। दैट हैज टू बी बेटर। वे फॉरवर्ड क्या है कि बैलेंस्ड अप्रोच लो, बैन भी मत करो और एकदम खुला छूट भी मत दो। गिव देम अ लिमिटेड एक्सेस। ठीक है, कि इस एज पे तुम इतना यूज कर पाओगे, उस एज पे जाके इतना ज्यादा यूज। जैसे मान लीजिए 10 साल का बच्चा दिन में आधे घंटे से ज्यादा नहीं चला पाएगा, 15 साल का 1 घंटे से ज्यादा नहीं चला पाएगा, 18 साल तक 2 घंटे से ज्यादा नहीं चला पाओगे, 18 साल के बाद यू कैन यूज मोर, दैट कैन बी समथिंग। ठीक है। एज अप्रोप्रिएट डिजाइन, एज आई सेड, एज के हिसाब से लॉस बनाओ। ठीक है। प्राइवेसी रखो, अगर किसी का एज वेरीफाई करना ही है, एज वेरिफिकेशन के लिए प्राइवेसी रखो, क्योंकि वो एज का डेटा तो तुम्हारा प्लेटफॉर्म के पास ही रहेगा ना। दे शुड नॉट लीक इट। डिजिटल लिटरेसी, अगेन, parents and children should know how the digital world is, what are the pros and cons, how to be careful, how to use it properly, how to use it efficiently. Strong platform should be accountable. ठीक है। प्लेटफॉर्म शुड बी अकाउंटेबल, एज इन अगर प्लेटफॉर्म से कोई गलती हो रही है, अगर प्लेटफॉर्म को दिख रहा है कि कोई मेल प्रैक्टिस हो रहा है, दे शुड बी अकाउंटेबल टू रिपोर्ट इट एंड ऑल्सो टू सॉल्व इट देमसेल्व्स। प्लस जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह है, इंडिया को इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजें लानी चाहिए कि बच्चों के लिए हाउ टू यूज सोशल मीडिया। दिस समथिंग दैट इंडिया कैन डू। नाउ द लास्ट न्यूज ऑफ द डे, द करीबियन सी इंसिडेंट। जो करीबियन सी रीजन है उसमें एक इंसिडेंट ये हुआ है कि करीबियन सी में वेनेजुएला का एक वेसल, एक शिप गुजर रहा था। उस टाइम एक यूएस के एयरक्राफ्ट ने इस शिप का इंस्पेक्शन कर लिया कि आउट ऑफ नोवेयर, इस शिप का चेकिंग करना शुरू कर दिया। तो अब क्वेश्चन रेज होता है ना कि मैरीटाइम जुरिसडिक्शन क्या है, कौन से देश का
समंदर पे हक है, क्योंकि यार ऐसा तो है ना कि कैरिबियन सी यूएस के बाप की प्रॉपर्टी है ना। वेनेजुएला का शिप गुजर ही सकता है वहां से। तो अब जुरिस्डिक्शन और लीगलिटी क्या है, किसके पास हक है कि वो उसको चेक कर पाएगा, या फिर एक्चुअली चेक करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि हर देश का खुद का एक फ्रीडम भी होता है। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि ये यूएस और वेनेजुएला के बीच में टेंशन क्रिएट किया है इसने, और ऑलरेडी यूएस हैज मेड मेनी सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला, जिसकी वजह से वेनेजुएला हैज सफर्ड अ लॉट। तो टेंशंस ऑलरेडी है ही, दिस हैज गिवन अ राइज टू टेंशंस। अब द कैरिबियन सी, जहां पे इंसिडेंट हुआ है, इस कैरिबियन सी के ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कैरिबियन सी कहाँ है? कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। और कैरिबियन सी का बॉर्डर कहाँ किन देशों से होता है? इट इज बॉर्डर्ड बाय द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इट इज बॉर्डर्ड बाय सेंट्रल अमेरिका, एंड इट इज बॉर्डर्ड बाय द एंटाइल्स। यहां पे है कैरिबियन सी, दिस प्लेस, ठीक है। इट ओवरलैप्स ईईजीज, क्रिएटिंग जुरिस्डिक्शनल सेंसिटिविटी, मतलब सारे देशों का जो खुद का एक इकोनॉमिक जोन होता है ना पानी में, कैरेबियन सी में बहुत सारे अलग अलग देशों के जोन्स ओवरलैप हो जाते हैं। इसकी वजह से जुरिस्डिक्शनल सेंसिटिविटी आ जाता है कि भाई ये मेरा भी जगह है, मैं यहाँ पे चेकिंग कर सकता हूँ। दूसरा बंदा बोलेगा भाई ये मेरा भी जगह है, मैं भी यहाँ चेकिंग कर सकता हूँ। तो एक सेंसिटिविटी आ जाता है। प्लस ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूट है। वाई? क्योंकि दिस कैरिबियन सी रूट इज यूज्ड फॉर ट्रेड। कैरिबियन सी के थ्रू आप पनामा कैनल में जा सकते हो, और जो यूएस का नेवी है, यूएस के नेवी का कैरिबियन सी में एक बहुत ह्यूज प्रेजेंस है। मेनी यूएस सबमरीन्स एंड लाइक वारशिप्स एंड of नेवी ऑफिसर्स आर पोस्टेड इन द कैरिबियन सी। अब वेनेजुएला का हम एक मैरीटाइम ज्योग्राफी देखते हैं कि वेनेजुएला का कोस्टल यानी मरीन ज्योग्राफी कैसा है, मतलब समंदर के पास उसका ज्योग्राफी कैसा है। वेने अब वेनेजुएला का कैरिबियन सी के साथ जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब जो पूरा का पूरा कोस्ट का जो डिस्टेंस है वेनेजुएला का कैरिबियन सी के साथ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2800 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड विच आइलैंड्स इन द कैरिबियन सी डज वेनेजुएला कंट्रोल? लॉस रॉक्स, मार्गरीटा एंड ला ऑर्किला, ठीक है। अब हमने, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड द यूएन क्लॉज, ठीक है, ये एक सी ट्रीटी है। अगर मेरे पुराने वीडियोस में जाओगे करंट अफेयर्स के, यू विल फाइंड अ वीडियो ऑन द हाई सीज ट्रीटी एंड यूएन क्लॉज, जहां पे मैंने यूएन क्लॉज के बारे में पूरा पूरा समझाया है। यू कैन रेफर टू दैट। तो यूएन क्लॉज के जो लॉज है ना रिगार्डिंग सी ट्रीटी, सी में पीस कैसे रखना है, उसको वेनेजुएला ने रेटिफाई नहीं किया हुआ है। वेनेजुएला हैज नॉट एक्सेप्टेड दैट, इवन यूएस हैज नॉट एक्सेप्टेड दैट ट्रीटी प्रॉपर्ली। प्लस वेनेजुएला में कुछ सेंसिटिव एरियाज है, जैसे द गल्फ ऑफ वेनेजुएला एंड द एरियुबा कारकुआ अप्रोचेस, द एरियुबा कारकुआ एरिया एंड द गल्फ ऑफ वेनेजुएला, ये एरियाज काफी सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक एक रीजनल वो रह जाता है कि ये मेरा एरिया है, वो बोलता है मेरा है मेरा है मेरा है, दैट इज एन इश्यू। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या है इस एरिया का। देखो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे कोरल रीफ्स हैं, एंड कोरल रीफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी इन द मरीन इकोसिस्टम। देयर आर लॉट ऑफ मैनग्रोव्स इन द एरियाज नियर द कैरिबियन सी। अब मैनग्रोव्स आप सब जानते हैं, इट्स अ वेरी ह्यूज कार्बन सिंक, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लेता है, सिस्टम में ऑक्सीजन बहुत देता है। एंड मेरीन डाइवर्सिटी तो होगा ही, समंदर है, ठीक है। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसे एरियाज समंदर में जिनके नेचुरल हैबिटेट को लीगली प्रोटेक्ट करके रखा गया है कि यहाँ पे कोई हाथ नहीं दे सकते यहाँ के फ्लोरा एंड फोना को। लॉस रॉक्स एंड मोरक्को, दीज आर टू रीजन्स इन द कैरिबियन सी एरिया जो प्रोटेक्टेड मरीन एरियाज, ऐसे मरीन एरियाज है जहाँ के रिसोर्सेज को आप हाथ नहीं लगा सकते वहां पे। और थ्रेट्स भी है, उस एरिया में नेवी का एक्टिविटी बहुत बढ़ गया है, ठीक है, वारशिप्स घूमती रहती है, उससे क्या होगा, एरिया मिलिटराइज हो जाएगा। दूसरा, दिस एरिया कैन बिकम एन इलीगल ट्रैफिकिंग रूट, ये स्लेव ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग इस पर्टिकुलर सी रूट से बहुत ज्यादा होता है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कोई बोलेगा मेरा टेरिटरी है, जैसे यूएस और वेनेजुएला के बीच में हो रहा है। क्लाइमेट स्ट्रेस, इन सब की वजह से जब कोरल रीफ्स खराब होते रहेंगे, कोरल रीफ्स मरते रहेंगे, उससे क्या होगा, क्लाइमेट स्ट्रेस बढ़ेगा। बिकॉज कोरल रीफ्स का मरना, इट एड्स अप टू प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। प्लस
जो ऑयल और गैस का कंपटीशन होगा, बिकॉज सी शोर्स पे ऑयल मिलता है ना, तो जो ऑयल और गैस का अब देखो एक सी के एरिया में अगर टेरिटोरियल फाइट हो रहा है, उस टेरिटरी में जो ऑयल रिजर्व्स और ऑयल रिसोर्सेज होंगे उसके लिए भी लड़ाई कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। एंड यूएस की तो एक आदत ही है, जहां तेल दिखता है वो वही कंपटीशन में घुस जाता है, उसी देश के पीछे पड़ जाता है। दैट इज अ बिग इशू, वी ऑल नो, बट दीज आर सम थ्रेट्स दैट आर देयर। सो दैट इज इट for today's class on current affairs. I hope it was a very very informative session for all of you. अगर पसंद आया वीडियो तो काइंडली लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है, एंड विल बी बैक विथ अनदर वीडियो वेरी सून, ठीक है, टिल देन गुड बाय, सी यू, जय हिंद।